गुड मॉर्निंग। आई एम शशांक सौमित्र। लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टार्ट किया था आयनिक कंपाउंड, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक कंपाउंड टॉपिक हमने शुरू किया था। अब उसमें क्या था, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है उस सब के बारे में पढ़ा। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है बॉन्ड हेबर साइकिल। बॉन्ड हेबर साइकिल है। अब एस्पिरेंट्स को हर बार इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता क्या है कि उन लोगों को बहुत सारा इसमें कॉम्प्लेक्स टर्म्स मिलता है उनको। ये हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, इंथैल्पी लैटिस एनर्जी क्या होता है ना। ये सब तरह का उनको टर्म्स मिलता है, तो इसके कारण स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इस टॉपिक को उसको डील कैसे करना है। लेकिन देखिए होता क्या है कि टॉपिक इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है। इसको क्या करना है, आपको लॉजिकल थिंकिंग से रखना है ना। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस प्रोसेस को करते जाइएगा, एक एक स्टेप देख के, तो आप इजीली उसको लॉजिकली सोच के आप कंप्लीट इसको इजीली आप सॉल्व कर पाइएगा क्वेश्चन। और ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। जेई मेंस का अगर आप क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर उठाइएगा, लास्ट सेवरल ईयर्स का उठाइएगा, आपको फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल टाइप्स में मिलेंगे आपको, हर तरह से आपको इसके बारे में मिलेगा। अब क्या है कि हम लोग बॉन्ड हेबर साइकिल स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि ये इजीली हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या है कि बॉन्ड हेबर साइकिल जो स्टार्ट किया, हम लोग एक उसको एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। एक केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, उससे हम उसको सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा इजीली चीज़ों को आप समझ पाइएगा। एक इक्वेशन मान लीजिए, सबसे कॉमन जो जनरल टर्म्स में लिया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। अब उसका इक्वेशन देखिए, सोडियम रहता है सॉलिड स्टेट में प्लस हाफ क्लोरीन गैस स्टेट में। अब ये फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड का जो सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब ये फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर सोडियम क्लोराइड बन रहा है तो उसका फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एच से, डेल एच एफ। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका डेफिनेशन क्या होता है, द हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड हीट ऑफ एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, है ना, डिनोटेड बाय डेल एच एफ। अब देखिए, द हीट released when 1 mole of ionic compound, इस केस में आयनिक कंपाउंड NaCl है, is formed is known as enthalpy of formation डिनोट इसको किया जाता है, डिनोटेड बाय डेल एच एफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इसमें देखिए स्टेप्स इन्वॉल्व कैसे होते हैं, है ना। अब हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर सोडियम क्लोराइड बन रहा है तो उसका फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला बात क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो जनरली होता है आपका गैशियस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में तो नहीं हो पाता है। रिएक्शन होना बहुत इम्पॉसिबल होता है ना। जनरल केस में इम्पॉसिबल होता है सॉलिड स्टेट में कोई किसी भी इक्वेशन को अकर करना। पहला क्या स्टेप होता है, हम लोग अगर मान लिया हम लोग पहले सॉलिड का लेंगे, हम लोग सोडियम का केस लीजिए। अब उसमें क्या होता है, सोडियम को आप सॉलिड जो सोडियम है उसको हम लोग गैशियस स्टेट में उसको कन्वर्ट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। पहला स्टेप है सब्लिमेशन एनर्जी। अब इसमें क्या, सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि वो जो सॉलिड स्टेट में सोडियम है उसको हम लोग कन्वर्ट करें गैशियस फेज में, यही होता है सोडियम। अब ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है आपका एंडोथर्मिक, है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग देखिए जनरल कन्वेंशन जो लेते हैं उसमें क्या होता है कि एंडोथर्मिक जो प्रोसेस लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। अब इसका इक्वेशन लिखिए। पहले सोडियम था आपका सॉलिड स्टेट में,
अब ये कन्वर्ट हुआ गैसियस स्टेट में। अब ये होगा डेल एच, ये होता है ये सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अब ये होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं पॉजिटिव से। अब एंडोथर्मिक का प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये जब भी सोडियम आपका सॉलिड से कन्वर्ट होगा गैस में, तो क्या करेगा, वो हीट आपका लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। ये उसका प्रोसेस हुआ। तो पहला प्रोसेस आपका यही हुआ कि सब्लिमेशन हो रहा है, क्योंकि सोडियम को हम लोग सॉलिड से उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी, ताकि रिएक्शन आगे प्रोसेस हो सके। अब ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा क्या होता है, आयोनाइजेशन। अब दूसरा आयोनाइजेशन देखिए आप इसका, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या हो रहा है कि जो सोडियम वेपर में बदल गया है, गैसियस फॉर्म में आ गया है, अब वो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा। एक वैलेंस शेल में आप लीजिएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन उसके पास लास्ट सेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। तो क्या करेगा, वो चाहेगा अपने कैटायन में कन्वर्ट होके उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग आयनाइजेशन बोलेंगे। अब सोडियम जो गैस फेज में कन्वर्ट हो चुका है, अब वो क्या करेगा, सोडियम कैटायन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे डेल एच आयनाइजेशन से, है ना। इसको करेंगे, ये भी होता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें भी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन के थ्रू, और इसको भी हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। एंडोथर्मिक प्रोसेस है और पॉजिटिव मानेंगे। इसका साइन कन्वेंशन है हम लोग इस तरह से। अब देखिए, अब ये हो गया सोडियम का केस। सोडियम बन गया अपना कैटायन फॉर्म में आ गया वो, है ना, वो Na+ बन चुका है। अब हम लोग को ज़रूरत है क्लोरीन का। अब क्लोरीन को, तो पहला क्या होता है, बॉन्ड डिसोशिएट होता है ना। पहला थर्ड प्रोसेस देखिए आप क्या होता है, बॉन्ड डिसोशिएशन। अब इसमें क्या होगा, ये हाफ जो Cl2 है जो गैसियस स्टेट में है, हाफ Cl2, और ये हाफ इसलिए लिया गया है कि इसको कन्वर्ट किया जाए हम लोग सिंगल क्लोरीन में, है ना। इस कारण से इसमें हाफ ऐड किया गया है। अब ये है, अब ये इसका बॉन्ड टूटेगा, है ना। क्लोरीन जो मॉलिक्यूल आपका बन गया है उसको टूट के हम लोग को एटॉमिक फॉर्म में लाना है, तो ये क्लोरीन गैस बन जाएगा। अब ये क्लोरीन एटम उसको टूटने के लिए, तो सिंपल ऐसे तो नहीं होगा कि वो अपने आप टूट जाएगा। अब उसको क्या होगा कि अगर इसको तोड़ने के लिए तो हम लोग उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी देना पड़ेगा। वो जो एनर्जी हम लोग देंगे तो वही डिसोशिएशन होगा, जो एनर्जी मिलेगा उसके कारण उसका बॉन्ड डिसोशिएट होगा। उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी, है ना। उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल डिसोशिएशन या बॉन्ड डिसोशिएशन, बी हम लोग लिखेंगे इसको एच। ये भी आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये भी एब्जॉर्ब करता है हीट। इसको भी पॉजिटिव से हम लोग डिनोट करेंगे, है ना। ये तीन प्रोसेस हो गया। अब क्लोरीन आपका बन गया है, कन्वर्ट हो गया है वो क्लोरीन एटम में। अब चौथा स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम के बारे में आप जानिए। क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो चुका है सोडियम के द्वारा, अब वो क्या करेगा, वो आके क्लोरीन से अटैच करेगा। अब क्लोरीन से अटैच करके उसको एनायन बनाएगा, है ना। ये इसका फॉर्मेशन होगा। अब इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसमें क्या है, क्लोरीन जो गैसियस स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में, है ना। ये भी गैसियस फॉर्म में रहेगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन हो हम लोग किए हैं, तो ये इसको गेन करने के लिए वो क्या करेगा, ये होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको हम लोग बोलते हैं डेल एच, जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन गेन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शॉर्ट में आप डेल Eg लिखेंगे एच। ये होगा आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या है होता है, हीट रिलीज होता है, या एनर्जी आप बोल सकते हैं
उसको रिलीज होता है। इसको हम लोग नेगेटिव से कन्वर्ट हम लोग डिनोट करते हैं। पॉजिटिव हम लोग लेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस को, और नेगेटिव हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस को लेंगे। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये सोडियम भी बन गया है कैटायन में, वो कन्वर्ट हो गया है। अब क्लोरीन भी आपका हो गया है, एनायन बन गया है, एनायन फॉर्मेशन इसका हो गया है। अब क्या है कि ये दोनों अपने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से काफ़ी दूर में है ये लोग। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं कि अगर इनको बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो इन लोग के बीच में जो एनर्जी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, है ना, जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो उसके कारण क्या है, वो जो डिस्टेंस है आप आपस में कम करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस वो जो बाइंड करके रखता है उसी को बॉन्ड फॉर्मेशन हम लोग आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हम लोग बोला जाता है। लास्ट क्लास में भी हम लोग ने ये देखा था। अब क्या है कि ये जो आपस में आएंगे, मिलेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो वो बॉन्ड हम लोग, ये जो बॉन्ड बनेगा वो लैटिस स्ट्रक्चर रहेगा। तो लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में जो बनेगा, तो उस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जो एनर्जी उसको चाहिए वो होता है लैटिस एनर्जी। चौथा स्टेप हम लोग का, पांचवा स्टेप देखिए, लैटिस एनर्जी। अब इसमें क्या होगा, सोडियम जो कैटायन है और क्लोरीन एनायन आपस में आके इंटरैक्ट करेंगे। Na प्लस प्लस, ये गैसियस स्टेट में है, क्लोरीन माइनस, ये भी गैसियस स्टेट में है। ये फॉर्म करेंगे आपका NaCl, जो हमेशा सॉलिड स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। और ये जो एनर्जी होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी, डेल्टा लैटिस H, है ना। ये हम लोग का क्या होता है, ये भी होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें भी हीट रिलीज होता है ना। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें एनर्जी रिलीज होगा, इसीलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसको भी हम लोग नेगेटिव से डिनोट करेंगे। अब ये टोटल हो गया, इक्वेशन हो गया, है ना। अब इसको सम कीजिए आप, टोटल दोनों साइड को इक्वेशन देख लीजिए। अब टोटल इसको सम हम लोग करते हैं। जो डेल एच फॉर्मेशन होता है वो क्या है, ये किसके किसके इक्वल होगा, जितना भी एनर्जी है आप सबको सम कर दीजिए। हीट ऑफ सब्लिमेशन हुआ, या तो फिर आपका प्लस उसको करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी से, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, प्लस आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, प्लस आपका लैटिस एनर्जी, सबको समेशन होगा, वही होगा आपको हीट फॉर्मेशन। क्योंकि कंपाउंड जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें टोटल इसको हीट कितना बन रहा है या कितना हीट रिलीज हो रहा है, ये हम लोग को इसी हिसाब से बात से बताना पड़ेगा। अब देखिए इसको टोटल सम करते जाइए। प्लस डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा लैटिस एनर्जी, ये सब को जो ये साइक्लिक जो प्रोसेस हुआ इसी को हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल बोलते हैं। अगर यही जो प्रोसेस हुआ उसको फॉर्मेशन, ये होता है एक साइक्लिक प्रोसेस, उसको हम लोग अगर साइक्लिक प्रोसेस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल बोलते हैं, है ना। ये और कुछ नहीं होता है बॉर्न हेबर साइकिल, बस यही है। अब देखिए इसमें प्रोसेस वाइज अगर आप जाइएगा तो आपका लिए कि चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगा। आप एक लॉजिकली सोचिए, है ना। तो ये लॉजिकली अगर आप सोचिएगा तो इसके कारण आप इजी स्टेप बाय स्टेप करके आप इसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाइएगा। ये बात है। अब इसका लेव स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देखिए लेव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग का NaCl का, अगर हम लोग को जानना है तो आप देखिए लेव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। अब सोडियम है, इसका बैलेंस है। लेवल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि जो भी हम लोग का आइटम्स होता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग देखते हैं। उसका हम लोग के बारे में पूरा उसका जो शेल स्ट्रक्चर है वो हम लोग को नहीं देखना रहता है, सिर्फ वैलेंस स्ट्रक्चर देखना रहता है कि वैलेंस शेल में उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम के पास देखिए, सोडियम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, तो Na हम लोग लिख सकते हैं, सिंगल लिखेंगे,
सिंगल हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट से स्ट्रक्चर कर दिया, इलेक्ट्रॉन लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर इसका। अब क्लोरीन का आइए, क्लोरीन के पास 7 रहता है वैलेंस स्टेट में, है ना, वैलेंस शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको रिप्रेजेंट कीजिए। अब क्या होगा, ये सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये बन जाएगा केटायन, Na+ बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा क्लोरीन तो बन जाएगा Na- Cl-, ये यहाँ पर आया। अब ये क्या बन जाएगा, आपका Na+ बन जाएगा, और ये क्लोरीन क्या बनेगा, Cl- बन जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसमें ड्रॉ कर लीजिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, फाइनल जो फॉर्मेशन होगा हम लोग का NaCl बन जाएगा, है ना, यही इसका फॉर्मेशन होगा। अब ये हम लोग हुआ। अब हम लोग को ईजिली इस चीज़ को, बॉर्न हेबर साइकिल को एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से ये फॉर्मेशन होता है इसका, और किस तरह से जेईई मेंस में इजी क्वेश्चन आते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा किस तरह का क्वेश्चन आता है। ये आप प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका 26 अगस्त का क्वेश्चन है 2021 का, है ना, जेईई में मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, द बॉर्न हेबर साइकिल फॉर KCl। लास्ट टाइम हम लोग ने एग्जांपल लिया था NaCl का, ये एग्जांपल आपको दे रहा है KCl का फॉर्मेशन सिमिलर होता है प्रोसेस, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। इज इवेल्युएटेड विद द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है ये आप देख लीजिए। del H फॉर्मेशन फॉर KCl, ये आपका क्या है, -436.7 किलो जूल पर मोल, ये हुआ आपका del H फॉर्मेशन। अब del H सब्लिमेशन फॉर K, ये क्या दिया हुआ है, 89.2 किलो जूल पर मोल। अब ये आपका आयोनाइजेशन देखिए, हीट ऑफ आयोनाइजेशन del H फॉर K, इसका दिया हुआ है 490.0 किलो जूल पर मोल, ये हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन गेन हीट या एंथैल्पी फॉर Cl गैस, ये होगा -348.6 किलो जूल पर मोल, ये दिया हुआ है। अब लास्टली आप देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, लैटिस एनर्जी del H, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है Cl का 243.0 किलो जूल पर मोल। हम लोग को निकालना क्या इसमें दिया हुआ है, बोला जा रहा है द मैग्नीट्यूड फॉर लैटिस एंथैल्पी ऑफ KCl इन किलो जूल पर मोल। ये था आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, है ना, इसमें इंटीजर था उसको, उसके लिए दिया हुआ है इन लोग को, और कहा गया है नियरेस्ट इंटीजर में आप लोग को आंसर निकालना है। नियरेस्ट इंटीजर देख लीजिए, जो आपका आंसर आएगा फाइनल, उसको नियरेस्ट इंटीजर में आपको कन्वर्ट करना है।
अब ये देखिए, अब इसका ये इसका सॉल्यूशन देखिए हम। अब क्या है, ये KCl का फॉर्मेशन बता रहा है आपको। सिमिलर जो हम लोगों ने NaCl के बारे में जाना था, सिमिलर इसका फॉर्मेशन होता है। अब आपका क्या होगा, पोटेशियम के, ये सॉलिड स्टेट में था, प्लस ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, हाफ Cl2 गैसेस स्टेट में, फॉर्मेशन आपका होगा KCl, ये डेल H फॉर्मेशन होगा। अब इसी के बारे में आपको जानना है, सब डेटा हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालना है। अब देखिए, डेल H आपको बॉन हेबर साइकिल में क्या था कि ये टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है, तो जितना भी टोटल एनर्जी आपको दिया है उसका सम होता था। तो आप देख लीजिए डेल H फॉर्मेशन क्या होता है फॉर KCl इज इक्वल टू डेल सब्लिमेशन फॉर K जो हम लोग को दिया हुआ है, प्लस डेल आयनाइजेशन H फॉर K, प्लस हाफ ऑफ डेल बॉन्ड एंथैल्पी HCl2। अब ये आपको गौर रखना है कि ये देखिए हाफ है ना, क्योंकि ये क्लोरीन मॉलिक्यूल था, इसको हम लोग एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हाफ आपका आगे आएगा, है ना, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन Eg हम लोग जिसको लिखेंगे HCl Cl के लिए, है ना। अब ये टोटल जो भी हम लोग को डेटा दिया है, अब उसका वैल्यू डायरेक्ट पुट करते जाइए आप। डेल्टा फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है आपका, -436.7 इज इक्वल्स टू हीट सब्लिमेशन कितना है 89.2, ये सब पॉजिटिव में है ना। नेगेटिव आपको डिनोट कर रहा है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ये आपको पॉजिटिव डिनोट करता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यही इसका डिनोशन है ना। अब ये आगे बढ़िए, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा आपका, क्या दिया हुआ है 490.0 प्लस, अब ये देखिए हाफ आएगा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ क्लोरीन के लिए आएगा आपको, क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल का, वो क्या दिया हुआ आपका 243 है, हाफ इंटू 243 कर दीजिए, प्लस अब ये याद रखिए इलेक्ट्रॉन गेन जो है आपको एनर्जी है, वो भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपको क्या है इसका साइन भी साथ में लेके चलना है। अगर ये नेगेटिव साइन है तो हम लोग साथ में लेकर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, -348.6 प्लस लास्ट जो बताया हम लोग का लैटिस एनर्जी, लैटिस अब इसको सॉल्व करिए आप, ये इधर आ जाएगा डेल्टा लैटिस, इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा और फाइनल कैलकुलेशन इसका आएगा -717.8 किलो जूल पर मोल, यही आपका आंसर यहाँ पर था। 718 है ना, 717 है, इसको नियरेस्ट अगर आप कीजिएगा तो आ जाएगा इसका -718 किलो जूल पर मोल। अब ये माइनस डिनोट करता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, माइनस डिनोट्स it is an exothermic process। देखिए इजीली हम लोग कंसेप्ट एक एक स्टेप बाय स्टेप, अगर इस चीज़ को हम लोग देखते गए कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जबकि जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना। इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अगर हर एक चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये हुआ आपका बॉन हेबर साइकिल। अब इसके बारे में आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था फॉर्मेशन तक, अब इसके बारे में आप देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है आयनिक कंपाउंड का।
प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। होता क्या है कि जब भी आयनिक कंपाउंड होता है तो जनरल हमेशा हम लोग देखा जाता है कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जो सॉलिड स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होता है उसका रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वो रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है। 3D अरेंजमेंट से एक पर्टिकुलर सॉलिड जो फॉर्मेशन हो रहा है अगर वो रेगुलर पैटर्न में है, उसका 3D अरेंजमेंट है, तो हम लोग उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी यही हुआ है इसका, आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसका स्ट्रक्चर अगर 3D हम लोग देखना चाहेंगे तो होता क्या है, कैटायन एनायन एक दूसरे से फॉर्मेशन होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, कैटायन एनायन अरेंजमेंट होता है 3D स्ट्रक्चर में। ये आपका एक 3D अरेंजमेंट होता है। अब इसमें हम लोग एक नया टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होता है, नंबर ऑफ अपोजिटली सराउंडिंग आयंस। अब कहने का मतलब है कि ये आपका हुआ मान लीजिए नेगेटिव आयन, है ना। नेगेटिव आयन के पास में इसको सराउंड किया हुआ कितना पॉजिटिव आयन है, क्योंकि नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। अब इससे हम लोग कितना साइड में इसको सराउंडेड है वो हम लोग को अगर जानेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है ना। जैसे इस केस में इसको सराउंड कितना कर रहा है, 6, एक ऊपर एक साइड से, 2 साइड, 1 2 3 और 4, ऊपर 4 हुआ। और अगर 3D आप लोग इमेजिन कीजिएगा तो ऊपर भी एक होगा और नीचे भी एक होगा, तो टोटल 6 इसको कैटायन सराउंड कर रहा है नेगेटिव को, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। ये आपका पहला हो गया प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, ब्रिटल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब क्या होता है, जो भी आयनिक कंपाउंड होता है वो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब होता है वो टूट सकता है, उसको अगर आप मारा जाए तो वो टूट सकता है इजीली, है ना। ये होता है उसका ब्रिटल, और उसका मेल्टिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जिसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है उसके कारण हाई मेल्टिंग होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। ये होता है हार्ड होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होता है, एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्ड प्रॉपर्टीज का देखिए, सेकेंड ये हो गया, थर्ड हो गया, आयनिक कंपाउंड और नॉन डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वे में वो आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे ये स्ट्रक्चर को देखिए, अब ये अरेंजमेंट आप देखिएगा, ये 3D स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में नहीं अरेंज्ड है। एक ही डायरेक्शन में अगर आप 3D स्ट्रक्चर देखिएगा तो किसी भी डायरेक्शन से देखिएगा आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगा, कोई अलग इसमें से आपको नहीं पता चलेगा, है ना। जो स्ट्रक्चर है आपका एक 3D स्ट्रक्चर है, हर तरह से आप देखिएगा, हर एंगल से देखिएगा आपको लगभग सेम स्ट्रक्चर दिखेगा। इसी कारण से आप इसको किसी भी तरह से देखिएगा, इसका कोई पर्टिकुलर आपको डायरेक्शन नहीं दिखेगा। ये नहीं कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसका प्रॉपर्टी होता है ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, इज नॉन डायरेक्शनल। अब चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जितना भी आप आयनिक कंपाउंड देखिएगा जनरली सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं,
इस सबसे कॉमन एग्जांपल आप ले लीजिए NaCl, कॉमन सॉल्ट। आप इजीली उसको चाहिएगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन ये भी होता है कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल नहीं होते हैं जनरल केसेस में, है ना। वो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होते हैं आपके, सॉल्युबल होते हैं वाटर पे, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे कि आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लीजिए अल्कोहल, अल्कोहल में सॉल्युबल आपको नहीं पता मिल पाएगा। जनरल केसेस में यही होता है कि वो सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये उसका हुआ चौथा प्रॉपर्टी। आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water but are not soluble in organic compounds या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आज तक हम लोगों ने ये सब चीज़ पढ़ा, बॉन हेबर साइकिल के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे का लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। आगे का टॉपिक्स जो होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। 31 मिनट का हो जाओ, आधा घंटा।